जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स का, क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स और प्रीक्विस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कहता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, such as जो हमारे पास कोई इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये जितने भी फैक्टर हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और इसकी वजह से इनको डिटर्मिनेंट्स, प्री रिक्वेस्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये जितने मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो उसको दो हिस्सों के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ए पार्ट है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स और बी पार्ट है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स और इनको डायरेक्ट फैक्टर भी कहा जाता है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट और फैक्टर दिखते हैं। और उसके बाद इनका जो एग्रीगेट होता है, ये आउटपुट को राइज करता है या फॉल करता है ड्यू टू चेंज इन दीज फैक्टर्स। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर उनके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लैंड, रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड क्लाइमेट्स इसकी फॉर्म के अंदर होते हैं और इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है। और जो कंट्री रिच होती है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, वो तेजी के साथ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या काफी होती है, इम्प्रूव काफी होती है। और जिस मुल्क के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का शॉर्टेज होता है, तो उस कंट्री का अंडर डेवलपमेंट में रहना या उसकी वजह बनना एक रूट कॉज होता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की, तो कहते हैं ये जरूरी है, मगर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो क्या नाम है, मुल्क हमारे पास क्या है, वो डेवलपमेंट है। कहता है जितनी हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं इनके पास, मगर ये फिर भी क्या नाम है, तो इसके पीछे वजह क्या है कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड है या अंडर यूटिलाइज्ड है, अगर हम इस चीज को देखें। ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से पुअर है क्योंकि वो अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। और दूसरा, अगर हम देखें दूसरी तरफ, जैसे कि जापान, स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क हैं, वहाँ पे रैपिड ग्रोथ है, मगर उनके पास अबंडेंट रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है। वो किसकी वजह से उन कंट्रीज के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी और न्यू डिस्कवरीज के ऊपर उनका ज्यादा फोकस है। फिर दूसरा हमारे पास आता है कि कैपिटल अकोमोडेशन। कैपिटल अकोमोडेशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज करने किसी भी कंट्री पे रियल एसेट को। और इकोनॉमिक ग्रोथ को रैपिडली करने के लिए नेसेसरी है कि लार्ज कैपिटल स्टॉक उस मुल्क के अंदर हो, या मतलब क्या हुआ, कैपिटल स्टॉक का मशीनरी और दूसरी जो ड्यूरेबल गुड्स हैं वो उनके पास ज्यादा हो, जो कि क्या नाम है, हेल्प करेगी प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स के लिए और उसके अलावा मोर कैपिटल गुड्स के लिए। और दूसरी बात कि एडवांस कंट्रीज के पास रेट ऑफ सेविंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है। और इन्वेस्टमेंट हाई होने की वजह से प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाता है, और न्यू प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ पे रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होने की वजह से, तो जिसकी वजह से इन कंट्रीज के अंदर रेट ऑफ डेवलपमेंट भी ज्यादा होती है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करती है ब्रेकिंग करने के
ब्रेकिंग करने में वजह से सर्कल ऑफ पॉवर्टी को एफिशिएंसी इंक्रीज करती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है किसी भी काम में। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है बॉडी ऑफ ह्यूमन नॉलेज दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर आप बात करें सैमुअल सन्स की, तो इसके अकॉर्डिंगली मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट क्वालिटी ऑफ लेबर इनपुट्स इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या हुआ उसके कहने का कि जो हमारे पास लेबर है वो स्किल्स होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, वो एक्टिव और इफेक्टिव वर्क कर रहे हो, उन्हें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। कहते हैं कि दूसरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्शन के साथ, चाहे कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, नेचुरल सोर्सेज, कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टिवली यूज्ड एंड मेंटेन बाय स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर। मतलब कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, नेचुरल सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, इफेक्टिवली इनका इस्तेमाल हो सकता है, और उनको मेंटेन किया जाता है। वो किसने मेंटेन करना है? वो स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कर ने। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपके पास जापान फूड और हांगकांग की है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्टर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑफ लेबर जो भी है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है एग्जिस्टिंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। और टेक्नोलॉजिकल चेंज होने की वजह से हमारा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होता है, और जो कि इम्प्रूव कर रहता है हमारे आउटपुट लेवल को सेम बंडल ऑफ इनपुट्स के। मेन एक चीज क्या है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन इफेक्टिवली क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज भी इंक्रीज कर रही है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पावर एंड एनर्जी सोर्सेज। पावर सोर्सेज भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। और इसको टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज से ड्राइव किया जाता है। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ पावर, जिसके अंदर इंक्लूड है ऑयल, गैस, कोल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर। और नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ पावर के अंदर एनिमल पावर, जो कि एनिमल वेस्ट से, फ्यूल से, वुड से एंड कार्बन से, ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो ये पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे रिसोर्सेज भी चेंज होते जाते हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास एनर्जी एक मेनली सप्लाइड जो की जाती थी वो एनिमल, ह्यूमन पावर एंड विंड से। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड ऑफ एनर्जी हैज बीन इंक्रीज्ड 9 टाइम्स। और आजकल फिर इस वजह से जो एनर्जी है वो कोल से, गैस, इलेक्ट्रिसिटी से, इनको इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के का। Yet some advanced countries have also contained nuclear and solar energy for this purpose. उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की, तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को देखें तो कहते हैं कि ये भी एक क्या नाम है की फैक्टर है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखते हैं रेलवे, रोड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाती है। जबकि जो पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टीवी, ईमेल एंड इंटरनेट है, ये कम्युनिकेशन रिसोर्सेज का भी इनको इंक्लूड किया जाता है। और ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ये इंक्रीज करते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को, जिसकी वजह से, और दूसरा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस किया जा रहा होता है कि सस्ती और क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंड करती है मार्केट्स को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, तो अगर इसको देखें तो हमारे पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बड़ा ही इफेक्टिव रोल करती है किसी भी रेट ऑफ डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में। अगर हम बात करते हैं आजकल जितने भी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। और ये एजुकेशन ट्रेनिंग डेवलप कर रही होती है ह्यूमन कैपिटल को। और गवर्नमेंट को डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए
एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए वो हमारे पास चार है। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, जॉब्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। दूसरा, उसके बाद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए इंडिविजुअल और फैमिलीज को। किसके लिए? ताकि वो चेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एडजस्टमेंट कर सकें। तो एट द एंड हमें टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। अब हमारे पास नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास सोशल एंड कल्चर फैक्टर आता है। अगर सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड देखा जाए तो ये भी क्या नाम है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वैल्यू के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। अगर हम एटीट्यूड देखें लोगों का डेवलपमेंट की तरफ तो वो पॉजिटिव है, और वो तेजी के साथ क्या नाम है प्रोग्रेस हो रही होती है। तो हम बात करते हैं, तो दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स को। एंड सोशल एंड कल्चर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आल्सो इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। होता है अगर एटीट्यूड जो कि लोगों का ये पॉजिटिव होगा टुवर्ड डेवलपमेंट, तो तेजी के साथ वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। लगता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है कि लोग यूजलेस कस्टम्स, जो रिवाज हैं, जो ट्रेडिशनल्स हैं, इनको छोड़ दें और वो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो सोचना शुरू कर दें। किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टारगेट था उसको अचीव करने और सोशल एलिमेंट्स, जैसा कि हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम में कास्ट एंड रिलीजियस अप्रोच, कहता है इनको मॉडिफाइड होना चाहिए। किसके लिए? ताकि ये सब मॉडिफाई किस चीज़ के लिए हो, कि आपकी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल हो सके। दूसरा, आप लोग के पास पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं? कहता है सब पॉलिटिकल स्टेबल होना या उसकी स्टेबिलिटी आप लोगों के पास क्या नाम है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर पीस होगा, लीगल प्रोटेक्शन होंगी, इंकरेजमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योर्स होगी, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारा का सारा किस चीज़ के लिए होता है? ये इसी के लिए होगा कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे, जिसकी वजह से आपके पास मुल्क की हालत बेहतर होगी। तो जो गवर्नमेंट स्टेबल होती है, वो डेवलप करती है डिफरेंट कम्युनिकेशन को, सक्सेसफुल प्लान्स को, अपना मिलिट्री पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करती है, अप्रूव करती है। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए। और ये सारा का सारा किस बेस के ऊपर होगा? ये कौन करेगी? जो हमारे पास जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी। अब तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होती जा रही है, और इंस्टेबल होने की वजह से हमारे पास लो रेट ऑफ डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की, तो ये एक जितना भी है कि पाकिस्तान की अगर बात करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जो करप्शन, डिसऑनेस्ट और इनएफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और किन कंट्रीज की? लेस डेवलपमेंट कंट्रीज की। तो इन्हीं चीज़ों पे हमें फोकस करके हार्ड वर्क करके स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें हम रिमूव करेंगे तो बिग पुश मिलेगा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कहते हैं ये जितने ऊपर फैक्टर्स मेंशन हैं, हम ये सारे के सारे कलेक्टिवली पार्ट लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। और ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कॉन्स्टेंटली वर्क करना चाहिए जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको इस इन अबव फैक्टर्स के ऊपर, ताकि वो अपने हाई ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी के को अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर था, आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है लेक्चर लेके, और उसके बाद छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट के अंदर इसको लिखना है, ताकि ये आपका क्या नाम है अच्छे से प्रयोग हो। अल्लाह हाफिज़।